तो इस समय हम लोग संविधान की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं। संविधान के जो है क्लासेस मैं रेगुलर ले रहा हूँ। इससे पहले जो है आप राज्यपाल तक पढ़ चुके हैं। भाग 6 हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसका संबंध है राज्य से। भाग 6 में हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। राज्यों की कार्यपालिका में हमने आपको बताया कि राज्यपाल सम्मिलित होते हैं, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री और इसके साथ राज्य के महाधिवक्ता, इतने लोग मिलकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है राज्य का विधानमंडल। देखिए अपने यहाँ क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र में और राज्य में दोनों स्तर पर सरकारें हैं और दोनों स्तर पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है। जहाँ हम केंद्र में विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं, वहीं हम राज्यों में विधायिका को राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। जहां हम केंद्र में कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति को मानते हैं, वहीं हम राज्य में कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल को देखते हैं। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें या कह लीजिए कि अधिकतर चीज़ें केंद्र की और राज्यों की समान हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में असमानताएं भी हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप राज्य विधानमंडल पढ़ने के लिए बैठे हैं तो इससे पहले जो है आप संसद वाला चैप्टर पूरा पढ़ डालिए। अगर आप भाग 5 संघ सरकार तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वही आपको तैयार करना होगा, बाकी सब आपके कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। जैसे वहाँ 2 सदन है, ऐसे यहाँ कहीं कहीं 2 सदन हैं। जैसे वहाँ लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ऐसे यहाँ विधानसभा का अध्यक्ष होता है। जैसे वहाँ राज्यसभा है, ऐसे यहाँ विधान परिषद है। तो इस तरह से कुछ अंतर भी हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ें समान हैं। तो अगर आप उसको पहले पढ़ लेते हैं तो यहाँ आपको कम चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होगी। जो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। जितने आर्टिकल हैं उतने आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, और उतने में आपका काम चल जाएगा और आपका कोई सवाल राज्य विधानमंडल से गलत नहीं होगा। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे राज्य विधानमंडल की, तो पहले आप समझ लीजिए कि विधानमंडल जो राज्य में होगा, यानी जो भारत के 2800 राज्य हैं उसमें लिखा गया है कि यहाँ राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उनको हम विधानमंडल के नाम से जानेंगे। अब विधानमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बनेगा, या किन सदनों से मिलकर बनेगा, या किससे किससे मिलकर बनेगा, ये हम जानते हैं। तो जैसे विधानमंडल आपको पढ़ना है आप तुरंत संसद पर पहुंचिए। और संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इसके साथ साथ जो है संवैधानिक प्रमुख जो है केंद्र का, या कह लीजिए जो कार्यकारी प्रमुख है राष्ट्रपति, 3 से संसद का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार जो हमारा राज्य विधानमंडल है, उस राज्य विधानमंडल भी कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, कहीं कहीं एक रूपता नहीं है सारे राज्यों में। तो 2800 राज्यों में एक रूपता नहीं है, लेकिन जनरली सामान्यतया ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है, जहां जहां विधानमंडल द्विसदनीय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले देख लें कि राज्य विधानमंडल का जिक्र कहाँ है संविधान में। तो इस संविधान में अनुच्छेद 168 से, यहाँ पर हम देखेंगे जो अनुच्छेद संविधान का 168 है वहां से लेकर के और अनुच्छेद 212 तक इसका जिक्र है। तो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक जिक्र है किसका, राज्य विधान मंडल का। अब पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद 68 क्या है, 168 क्या है। तो आर्टिकल 168 के बारे में हम जानते हैं पहले। अब आर्टिकल 168 में है क्या, तो यहां पर ये लिखा गया है कि देखिए राज्य विधानमंडल का जो निर्माण होगा वो कहीं कहीं कुछ राज्यों का नाम दिया गया है, वहां जो निर्माण होगा वहां 2 सदन होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और जिन जिन राज्यों में द्विसदनीय नहीं है वहां केवल विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बने होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 सदन जनरली हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं विधानसभा, जहां पर द्विसदनीय है वहां पर एक सदन, जो निम्न सदन होगा उसे हम कहेंगे विधानसभा, और जो उच्च सदन होगा उसे हम कहेंगे विधान परिषद। और इसके अतिरिक्त कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो हमने आपको बताया कि सभी जगह जो है द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो कहाँ कहाँ द्विसदनीय है ये हम जानते हैं, यानी ये जो विधान परिषद है ये विधान परिषद सभी जगह नहीं है।
इस समय विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, पहले 7 राज्यों में होती थी, तो अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद होता था तो वो हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। याद करना आसान है, अपने यूपी से लीजिए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ याद कर लीजिए बिहार, तो उत्तर प्रदेश बिहार। एक आप याद करिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 4 हो गए। और तीसरी जोड़ी जो याद करिए वो याद करिए महाराष्ट्र और कर्नाटक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ का जो विधानमंडल है वो 2 सदनों विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। शेष सभी राज्यों में केवल 1 सदन विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होता है। ये आपका आर्टिकल 168 कहता है। अब ये 6 राज्यों के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश बिहार, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। दूसरे जो 2 हैं, 2 याद करेंगे साथ में तो लय बनी रहेगी, आपको याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा। और 2 जो आपके होंगे, एक महाराष्ट्र होगा, एक कर्नाटक होगा। तो इस तरह से 6 स्टेट आपके ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और द्विसदनीय विधानमंडल है। बाकी जितने भी 22 राज्य बचे वहां केवल विधानसभाएं ही हैं और उसके साथ साथ विधानमंडल में राज्यपाल भी समाहित होते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल होते हैं। अब इसके बाद हम अगला अनुच्छेद देखेंगे, तो जो अगला हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 168 के बाद क्या होगा? 169 होगा। तो अनुच्छेद 169 का संबंध किससे है? तो आप जब संसद पढ़ रहे थे तो संसद में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है और 80 में राज्यसभा की बात कही गई है। यानी जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय होगा वहां पर 2 सदन होगा, एक विधानसभा एक विधान परिषद, जिसमें से विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन का जिक्र पहले होता है, निम्न सदन का जिक्र बाद में होता है। इसलिए आर्टिकल 169 जो अनुच्छेद 169 है, इसमें विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। तो यहां पर आप जानिए कि विधान परिषदों का सृजन अब यहां एक सवाल उठता है कि सृजन क्यों? क्योंकि जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और जो विधान परिषद है, विधान परिषद के जब सृजन या कह लीजिए इसके संगठन की बात हो रही थी तो संविधान सभा में बात उठी थी कि राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा या विधान परिषद विधानमंडल रखा जाए कि ना रखा जाए। तो इसके लिए ये हुआ था कि चूंकि विधानसभा में डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है, इस वजह से इसमें अनावश्यक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, तमाम खर्चे होंगे। लेकिन एक व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 169 में कि अगर राज्य को लगता है कि उसका जो आर्थिक हित है वो इससे प्रभावित नहीं होता है, यानी कि वो खर्चा कर सकता है, तो वो विधान परिषद का सृजन कर सकता है अपने यहाँ। इसका तात्पर्य यह है कि विधान परिषद किन राज्यों में होगा और किन राज्यों में नहीं होगा, इसका निर्णय वो राज्य स्वयं करता है। अगर राज्य की विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा अपने यहाँ एक संकल्प पारित करती है, टोटल सदस्य जितने कुल सदस्य हैं उसके बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। याद रखिए कि कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि संबंधित राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है कि हम विधान परिषद का सृजन करना चाहते हैं, तो फिर ये संकल्प पारित करके कहां पहुंच जाएगा? संसद में। और संसद इसे जो है साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है, साधारण बहुमत से संसद को पारित करना होता है, तो पारित कर देने के बाद राष्ट्रपति विधान परिषद के सृजन की अनुमति दे देते हैं और उस राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाता है। तो इस प्रकार से विधान परिषद के सृजन करने के लिए वो राज्य ही जिम्मेदार है। राज्य अगर ऐसा विधानसभा में संकल्प पारित करेगा तो ये संसद जो है उसका सृजन कर सकती है। तो एक चीज यहां सवाल आता है कि विधान परिषदों का सृजन की पावर किसको है? तो पावर इसको जो है वो संसद को है। किसको पावर है? संसद को। लेकिन संसद तभी इस पावर का यूज करेगी जब संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा संकल्प पारित किया गया हो। और संकल्प कैसे पारित किया जाएगा? कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो संसद ऐसे नहीं पारित कर सकती, जो विधानसभा होगी राज्य की
यहां एक चीज बहुत नोट रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। विधानसभा संकल्प पारित करेगी और संकल्प कैसे पारित होगा? कुल सदस्यों के बहुमत, जो भी कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्य, तो कुल सदस्यों के बहुमत से और जो उपस्थित सदस्य होंगे उन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर एक संकल्प पारित करती है तो संसद जो है उस राज्य में विधानसभा का सृजन कर सकती है। यह अनुच्छेद 169 का प्रावधान है। और इस तरह का जो संसद में प्रस्ताव आएगा, जो पारित किया जाएगा, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये भी आप बात नोट रखें। इसके पश्चात जो अगला अनुच्छेद हमारा है वो अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 170। तो चूंकि अब विधान परिषद का संरचना हो गया है, विधान परिषद का सृजन हो गया है, तो अब बात की जाएगी विधानसभा की। तो विधानसभाओं की संरचना की यहाँ बात की गई है। तो सवाल आ जाए कि किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना की बात की गई है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 170, विधानसभा की संरचना। अब यहां पर विधानसभा की संरचना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे वहां लोकसभा है ऐसे यहां विधानसभा है। वहां पर लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राज्यों में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। जैसे वहां के 18 वर्ष के वयस्क निर्वाचित करते हैं, वैसे यहाँ के भी सदस्यों का चुनाव होता है। यहाँ पर संख्या के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि विधानसभा की संरचना के बारे में लिमिट दी गई है। लोएस्ट लिमिट भी है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की और हाईएस्ट लिमिट भी है। तो कहा गया है कि 60 सदस्य से कम और 500 से अधिक, यानी ये दोनों याद रखिएगा, कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में सदस्यों की संख्या और भी कम है, अपवाद है। ऐसे राज्यों को आप नेट से सर्च करें और आप पता करें कि किन किन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। लेकिन जब सवाल आएगा कि कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा 60, और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और आप जानते हैं वर्तमान परिस्थिति में सबसे विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक किस प्रदेश में है? तो जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। कुल सदस्य हैं 403 सदस्य। तो इसके बाद अनुच्छेद आपका हो जाता है 171। अब अनुच्छेद 171 में क्या है? तो विधानसभा की संरचना हो गई है, अभी विधान परिषद की संरचना नहीं हुई है। तो अब जो दिया गया है वो दिया गया है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, तो विधान परिषद की संरचना क्या होगी? तो इसमें मोटी मोटा पहले जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो विधानसभा में सदस्यों की संख्या की 1/3, यानी जितने भी सदस्य संबंधित विधानसभा में होंगे उसका बटा तीन या कम से कम 40 सदस्य, कम से कम 40 सदस्य, यानी 40 सदस्यों से कम विधान परिषद नहीं होगी। विधानसभा का बटा 3 1/3 या 40, इसमें से जो अधिक है वो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी। अब इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रावधान और भी है कि कुल कितने सदस्य होंगे। ये तो बात हो गई, विधानसभा के 1/3 सदस्य होंगे या कम से कम 40 सदस्य इसमें विधान परिषद में होंगे। और इनका जो है निर्वाचन कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि जैसे वहां राज्यसभा में निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा होता है, ऐसे ही यहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। साधारण जनता द्वारा, सार्वभौमिक जनता द्वारा इसका निर्वाचन नहीं होता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से इसका निर्वाचन होता है। अब इसमें अलग अलग सदस्य जो हैं बताए गए हैं। इसमें 1/3 सदस्य कहा गया है कि विधान परिषद में जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य, उनके 1/3 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो नगर पालिकाओं द्वारा, नगर पालिका, जिला बोर्ड
या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा ये नियुक्त होंगे। इसके पश्चात 1/12, तो 1/12 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति होगी उस क्षेत्र के स्नातकों द्वारा, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष का स्नातक किया गया है, तो उन स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्यों की नियुक्ति स्नातकों के द्वारा की जाएगी। इसके पश्चात पुनः 1/12 भाग की जो नियुक्ति होगी उसके लिए कहा गया है कि उसमें माध्यमिक या माध्यमिक से ऊपर को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। चूंकि इसके अंदर का बहुत डिटेल का सवाल नहीं आता है, इसलिए कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि आप इसके डीप में जाएं। इसके अतिरिक्त 1/3 सदस्य जो हैं उनकी नियुक्ति जो होगी वो राज्य की विधानसभा के द्वारा होगी, विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा सदस्यों द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये हो जाता है 5/6, यानी 5/6 सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी और शेष कितना बचेगा 1/6, और यही 1/6 सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल द्वारा। तो ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा, इसमें जो पूछा गया है वो अब तक यही पूछा गया है कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो आप याद रखिएगा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब इसके बाद जो है अनुच्छेद 172, तो अनुच्छेद 172 देख लीजिए। चूंकि विधानसभा की संरचना हो गई, विधान परिषद की संरचना हो गई, तो अब बात रह गई इनके अवधि के बारे में। इसके अवधि के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि जो विधानमंडल होगा उसकी अवधि क्या होगी। तो अवधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अवधि ही क्या कहलाता है, कार्यकाल कहलाता है। तो जो यहाँ अवधि की चर्चा की गई है अनुच्छेद 172 में, वो दोनों सदनों की अवधि की चर्चा की गई है। तो आप यहाँ नोट करिए कि जो निम्न सदन है, इसका तात्पर्य, निम्न सदन का तात्पर्य है राज्यसभा से। तो जो राज्यसभा निम्न सदन है, सॉरी राज्यसभा नहीं, विधानसभा। तो जो आपका निम्न सदन है उसे हम कहते हैं विधानसभा। अब विधानसभा जो है, इस विधानसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः बताया गया है कि सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तो स्वतः ही यह विघटित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ असामान्य परिस्थितियां बताई गई हैं कि अगर कहीं आपात की स्थिति है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, तो उस राष्ट्रीय आपात की स्थिति में इसके कार्यकाल को जैसे संसद, उस राष्ट्रीय आपात की स्थिति जैसे संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, उसी तरह से इस विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ये अनंत समय के लिए हो सकता है, जब तक इमरजेंसी नहीं खत्म होगी तब तक। लेकिन एक शर्त दी गई है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा समाप्त होते ही अधिकतम 6 माह तक ही विधानसभा का कार्यकाल हो सकता है। तो इस प्रकार से विधानसभा जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, एक बार में 1 वर्ष और आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक। रही बात पहले विघटन की, तो पहले भी इसका विघटन हो सकता है। पहले विघटन कौन कर सकता है, राज्यपाल इसका पहले भी विघटन कर सकता है। तो राज्यपाल को पहले विघटन की पावर भी है। इस प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल तो सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है, विघटन राज्यपाल द्वारा हो सकता है, और इसके कार्यकाल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। लेकिन शर्त यह है कि एक बार में 1 वर्ष और आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक। अब रही बात विधान परिषद की, तो विधान परिषद के बारे में जानिए। तो विधान परिषद, जैसे वहां राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वैसे किसी राज्य में विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है। यहां आप समझ लीजिए कि राज्यसभा और विधान परिषद में थोड़ा अंतर है। अस्थायी सदन दोनों हैं, लेकिन यहां समझिए जरा, अस्थायी सदन ये है और राज्यसभा भी अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा का ना तो विघटन होता है और ना ही राज्यसभा समाप्त की जा सकती है। लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है। विधान परिषद में 2 बातें याद रखिए कि इसका विघटन होगा कि नहीं होगा। इसका विघटन नहीं हो सकता है,
लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ये किया जा सकता है कि इसको समाप्त ही कर दिया जाए। अगर विधानसभा चाहे कि संकल्प पारित कर देगी तो संसद द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता। अब जब विघटित नहीं किया जाएगा तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा यह आप जानते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे राज्यसभा में है प्रावधान, वैसे ही विधान परिषद का ये प्रावधान भी है। लेकिन आप ये जानिएगा कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसको विघटित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ 5 अनुच्छेद जाने हैं, 168, 169, 170, 171 और 172। यहाँ पर एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चा छूट गई थी, क्योंकि एक बिंदु छूट गया था, उसको आप देख लीजिए कि जो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, उस 1/6 सदस्य किस किस क्षेत्र से होते हैं इसमें, और संसद में जो दूसरा सदन है यानी उच्च सदन राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसके क्षेत्रों में कुछ अंतर है। तो वो क्षेत्र जरा आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद के लिए सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो इसमें एक क्षेत्र है आपका साहित्य, एक आपका क्षेत्र है विज्ञान, तो साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, एक क्षेत्र है कला, और एक क्षेत्र है सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन और अगला क्षेत्र है समाज सेवा। तो इस प्रकार से वो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है 5 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 172 तक हो गया। अब देखिए इसके बाद अनुच्छेद 173। अब अनुच्छेद 173 में क्या है, इसमें जो अपना विधानमंडल है, तो विधानमंडल के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों के लिए अर्हता बताई गई है। तो विधानमंडल सदस्यों, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो चाहे वो विधान परिषद हैं, इनके लिए अर्हता निर्धारित की गई है। क्या एलिजिबिलिटी है, तो अर्हता में क्या क्या है, अर्हता में वो भारत का नागरिक हो, एक है। दूसरी अर्हता यह है कि अनुसूची 3 में जो इनका प्रारूप दिया गया शपथ का, वो शपथ ये ग्रहण करें और उस पर अपने हस्ताक्षर करें। तीसरी है विधानसभा के लिए वो कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। इसके अतिरिक्त एक प्रावधान किया गया है कि यदि कोई इस संबंध में संसद कोई अर्हता निर्धारित करती है तो वो अर्हता वो धारित करते हों। तो इस प्रकार से विधानमंडल में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम 25 वर्ष जैसे लोकसभा के लिए है, और विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष जैसे वहां राज्यसभा के लिए है। इसके अतिरिक्त भारत का नागरिक होना और उनका जो है शपथ या प्रतिज्ञान जो अनुसूची 3 में इनके लिए प्रारूप में दिया गया है, उस शपथ को ग्रहण करना और उस पर हस्ताक्षर करना। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अगर अन्य कोई अर्हता बनाई जाती है तो उसको धारित करना इन विधानमंडल सदस्यों के लिए अर्हता होगी। अब इसके बाद जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 174। तो विधानमंडल सदस्यों के लिए अर्हता हो गई। अनुच्छेद 174 में क्या है, यहां पर क्या है, सत्र कौन बुलाएगा, सत्रावसान कौन करेगा और विघटन कौन करेगा, इसकी चर्चा की गई है। तो सत्र, सत्रावसान और विघटन, तो ये तीनों कार्य, सत्र को आहूत करने का कार्य भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। सत्रावसान भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और विधानसभा, ध्यान रखिएगा विघटन जो शब्द लिखा गया है
ये विघटन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के लिए है, विधान परिषद के लिए नहीं है। तो विधानसभा का जो विघटन होगा वो विघटन भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। तो ये आर्टिकल 174 में इसका प्रावधान है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका 175, सॉरी 176, 75 छोड़ दीजिए। उसमें भी चूंकि राज्यपाल के संबंधी, राज्यपाल अपनी कोई सूचना इंफॉर्मेशन देनी चाहे, कोई संदेश देना चाहे तो वो है विधानसभा या विधान परिषद को। लेकिन अनुच्छेद जो, सॉरी 175 लिख दिया हमने, अनुच्छेद 176 जो है उसमें है जैसे वहां पर राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, ऐसे यहां राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता था? जब लोकसभा सत्र में आती, नई लोकसभा का गठन होता है तब। तो उसी तरह से यहाँ पर राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होगा तो जब विधानसभा निर्वाचित होती है और जब उसका प्रथम सत्र होता है तब, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में चाहे वो दोनों सदन का हो चाहे वो एक सदन का हो, एक साथ समवेत होते हैं, तो जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है इस अनुच्छेद 176 के तहत। अब इसके बाद दो अनुच्छेद आपके हैं महत्वपूर्ण, जिसमें 178 है और 179 है। इनको हम साथ में ही देखेंगे। अनुच्छेद 178 और 179, अनुच्छेद 178 और 179, ये दोनों अनुच्छेद समझिए। ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? जो 78 है, 178, वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विधानसभा अपने ही सदस्यों में से किन्हीं दो को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष जो है उसी में से चुन लेगी। तो अब अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये विधानसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लेती है और किसी एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अब इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है? 179, जब भी 79 कहें समझे रहिएगा। तो जो 179 है उसमें कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद रिक्तता कैसे होगी? पद रिक्तता कैसे होगी? तो पद रिक्तता या पद त्याग इनका कैसे हो सकता है? तो यहां देखिए, एक तो कंडीशन ये है कि ये स्वतः त्याग पत्र दे, स्वतः। तो अगर स्वतः त्याग पत्र देना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि विधानसभा अध्यक्ष अगर स्वतः त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अगर स्वतः त्यागपत्र देना चाहता है तो अध्यक्ष को देगा। तो एक तो तरीका है स्वतः त्यागपत्र, और एक ये है कि अगर ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कभी विधानसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो इनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। यानी सदस्य ना रहने पर, अगर विधानसभा का सदस्य ना रहते हैं या नहीं रह जाते हैं तो फिर जो है ये अध्यक्ष पद पर भी नहीं रहेंगे। और तीसरा जो प्रकार है वो विधानसभा इनको स्वयं से हटा सकती है। तो विधानसभा एक साधारण संकल्प द्वारा इनको जो है स्वयं से हटा देगी। तो विधानसभा अगर एक संकल्प पारित करती है कि हम इनको अध्यक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो वो इसको हटा देगी, लेकिन शर्त यही है कि इसकी सूचना इनको 14 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। यही प्रावधान बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के लिए है। 14 दिन पूर्व सूचना जो है इनको मिलनी चाहिए और उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 179 है। यहां एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान विधानसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष जो है उसका पद समाप्त नहीं किया जाता नई विधानसभा के सत्र के पहले तक। यानी जब नई विधानसभा चुन के आती है उससे पहले तक ये अपने अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। इसके बाद जो है आप देख लीजिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 182। तो अनुच्छेद 182 क्या है? अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के पदाधिकारियों की बात कही गई है। विधान परिषद, अब विधान परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते बल्कि सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इस अनुच्छेद 182 में लिखा गया है कि एक सभापति
और एक उपसभापति विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से निर्वाचित कर लेगी। यहां समझिए थोड़ा सा राज्यसभा से अंतर है कि राज्यसभा का सभापति पदेन होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ राज्य में उपराज्यपाल पद का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी वजह से विधान परिषद जो है सभापति और उपसभापति दोनों का निर्वाचन अपने ही सदस्यों में से करती है, और ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 182 में। अब इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 188। अनुच्छेद 188। अब इस अनुच्छेद 188 में क्या है? इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो शपथ या इसी को हम कहते हैं प्रतिज्ञान। तो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, अब ये जो शपथ लेते हैं वो शपथ किसके सम्मुख लेते हैं? तो यहाँ पर ये नोट करिए कि यहाँ पर जो शपथ ग्रहण होता है वो शपथ लेते हैं राज्यपाल के सम्मुख। तो चाहे राज्यपाल के सम्मुख कह लीजिए या राज्यपाल इस निमित्त किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसके सम्मुख इन सभी सदस्यों को शपथ लेनी होती है, और शपथ लेने के बाद उस पर फॉर्मेट जो होता है उस पर अपना हस्ताक्षर करना होता है। यह अनुच्छेद 188 में ऐसा जिक्र है। अब इसमें एक चीज और भी जाने रही है कि इनकी शपथ का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो प्रारूप कहाँ है? तीसरी अनुसूची। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जिसका जिसका अनुच्छेद में नहीं है उन सभी के शपथ का प्रारूप जो है वो कहाँ दिया गया है? तीसरी अनुसूची। अनुसूची वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, तो वहां आपको पता चलेगा कि शपथ जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में सन्निहित। अब अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में गणपूर्त के बारे में बताया गया है और मतदान के बारे में बताया गया है। तो मतदान आप जानते हैं कि विधानसभा का चाहे अध्यक्ष हो और चाहे विधान परिषद का सभापति हो, ये मतदान तभी करते हैं जब टाई हो जाता है, किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाती, तभी ये मत का प्रयोग करते हैं। तो एक चीज वो, और दूसरी बात यहाँ गणपूर्त के बारे में बताई गई है जो संसद से थोड़ा सा अलग है। तो गणपूर्त यहाँ देख लीजिए, संसद में गणपूर्त कितना बताया गया है? कुल सदस्यों का 1/10। यहाँ भी वही है कि कुल सदस्यों का 1/10 गणपूर्त होती है, लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60, और विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 40। तो 60 का अगर 1/10 करेंगे तो 6 सदस्य, और 40 का 1/10 करेंगे तो 4 सदस्य, जो कि बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए न्यूनतम संख्या भी रखी गई है कि 1/10 या न्यूनतम 10, जो भी अधिक होगा, यानी न्यूनतम 10 से नीचे सदस्य अगर 1/10 निकालने पे आते हैं तो कम से कम 10 सदस्य जरूर चाहिए गणपूर्ति को पूरा करने के लिए। तो 1/10 भाग और न्यूनतम, उसका न्यूनतम संख्या कितनी? 1/10। तो आप इन दोनों बातों को याद रखिएगा। यहाँ थोड़ी सी बात बढ़ जाती है कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 तो है, लेकिन न्यूनतम गणपूर्ति कितनी है? 10। 10 सदस्य से कम होंगे तो उस विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति का दायित्व होगा कि उस सभा को स्थगित कर दे। अब इसके पश्चात जो यहाँ पर विधायी प्रक्रिया है उसके बारे में 2 अनुच्छेद यहाँ महत्वपूर्ण है। एक अनुच्छेद है 197। अनुच्छेद 197। इस अनुच्छेद 197 में जरा समझ लीजिए कि साधारण विधेयक यानी धन विधेयक की इतर विधेयक की बात की गई है, और सवाल भी आता है कि साधारण विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसको विधान परिषद अधिकतम कितने माह रोक सकती है? तो 4 माह रोक सकती है। बाकी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार में 3 माह, और दूसरी बार अगर पारित करके भेजा जाता है तो अधिकतम 1 माह, यानी कुल मिलाकर के 4 माह तक विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को अपने पास रोक सकती है, इससे ज्यादा रोक नहीं। फिर अनुच्छेद जो आपका है 198। तो अनुच्छेद जो 198 है वो धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है उस विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो जैसे धन विधेयक केंद्र में संसद में आता है, वैसे ही धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है। यानी ये जो धन विधेयक होगा ये सिर्फ कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा, विधान परिषद में नहीं आएगा। और किसकी पूर्व स्वीकृति से आएगा? तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से आएगा। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से आएगा,
और इसको जो है विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके पश्चात ये स्वतः पारित मान लिया जाएगा, यानी अधिकतम कितना दिन, 14 दिन। तो 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिन तक रोके रखती है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, चाहे पारित करे और चाहे ना पारित करे, तो ये धन विधेयक जो है स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 199 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है, राज्य में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहां जानिएगा, जब सवाल आएगा कि धन विधेयक की परिभाषा राज्यों में किस अनुच्छेद में है, तो आपका होगा 199। तो धन विधेयकों की यहाँ परिभाषा दी गई है, कई बिंदु इसमें दिए गए हैं कि अगर ये सब हैं तो धन विधेयक जो है कहे जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक कहा जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विधानसभा अध्यक्ष को यह अंतिम शक्ति दी गई है कि वो ये निर्धारित करे या तय करे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जैसे वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वैसे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष ही अंतिम शक्ति रखता है जो ये बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अब इसके बाद अनुच्छेद 200 है। तो अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति की बात की गई है। विधेयकों पर स्वीकृति कौन देता है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देता है राज्यपाल। तो आपसे सीधा सवाल केवल इतना पूछा जा सकता है कि विधेयकों की स्वीकृति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है, तो वो अनुच्छेद 200। अब एक अनुच्छेद यहां जो आपसे पूछा जाने वाला सवाल महत्वपूर्ण है, वो है 201। एक प्रावधान और भी है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक राष्ट्रीय क्षेत्र का है या राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है कि इस पर रुकिए भैया, राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के लिए सवाल कई बार पूछा गया है और इसको आप ध्यान भी रखिए। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है अनुच्छेद 201 के तहत किसी विधेयक को, कौन, राज्यपाल। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे कि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसे आरक्षित कर लेता है। इसके बाद अनुच्छेद 201 के बाद एक अनुच्छेद है 202। 202 तो अनुच्छेद 202 जो है वो क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण आप जानते हैं किसके लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए हम लोग सामान्य शब्द जो जानते हैं वो बजट है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण या राज्य के बजट का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 202 में है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 210। अब अनुच्छेद 210 में क्या है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर राज्य ने अगर कोई अपनी राज्य भाषा निर्धारित की है तो उस भाषा में कार्रवाई हो सकती है, हिंदी में कार्रवाई हो सकती है, अंग्रेजी में हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो सभापति है उस सदन का या जो अध्यक्ष है उसे पावर है कि वो किसी भी सदस्य को उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करे। तो इस प्रकार से उस राज्य की भाषा हो सकती है और या तो हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा या उसकी मातृभाषा किसी भी भाषा में बोलने का अधिकार जो है प्रदान कर सकता है वहां का सभापति या अध्यक्ष। फिर अनुच्छेद 1 आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अनुच्छेद आपका है 212। अनुच्छेद 212 में क्या है कि राज्य विधानमंडल में जो भी कार्यवाही है उसका न्यायालय द्वारा, न्यायालय को निर्बंधित किया गया है कि न्यायालय जांच नहीं कर सकता। तो न्यायालय जो है जांच नहीं कर सकता, ये बात कही गई है। न्यायालय द्वारा जांच ना किया जाना। किसका जांच नहीं करना है? विधानमंडल की कार्यवाही का। यह अनुच्छेद किसमें है? 212 में है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य विधानमंडल संबंधी प्रावधान हैं
जो कि लगभग संसद की तरह हैं। कुछ बिंदुओं में इसमें अंतर भी है। एक बार आप इसे अनुच्छेद को पढ़िए, सॉल्व करिए। अगर कोई भी सवाल आपको हल करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर दे दिया जाए। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।